हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं मेरा नाम है समता शुक्ला और बच्चों हम क्या करेंगे, क्लास 12 की बायोलॉजी की क्लास करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, जिसका लास्ट पार्ट था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उस समय हमने पौधों और जंतुओं दोनों के बारे में बात करी थी कि लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है, एक्चुअल में वो प्रक्रिया है क्या, उसको हम लैंगिक जनन क्यों कहते हैं, क्या कारण है। अब जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, उसमें आपको पुष्पीय पौधों में हो रहे लैंगिक जनन के बारे में विस्तार से जानकारी इकट्ठी करनी है। उसके बारे में बहुत लंबी चर्चा करनी है कि जो आपका पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पाया जा रहा है, उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सी संरचनाएं उसके लिए कार्य करती हैं, कौन कौन सी संरचनाएं उसमें सहायता करती हैं और कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप ये लैंगिक जनन की क्रिया संपूर्ण हो पाती है। तो बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के बारे में हमें बात करनी है। ये आपका क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आपका बच्चों है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है आपका ये क्लास 12th का। ये आपका क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर बच्चों। इसमें सभी प्रकार के ऐसे पौधे जो पुष्पीय होते हैं उनके बारे में आपको डिस्कशन करना है। तो पुष्पीय पौधे, अच्छा आप सभी ने क्लास 11th में पढ़ा है कि पौधे 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? पौधे होते हैं आपके 5 प्रकार के। पहला आपका होता है एल्गी, यानी कि शैवाल, ठीक। दूसरा आपका होता है बच्चों ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स। तीसरे प्रकार का पौधा आपका होता है बच्चों टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट। चौथे प्रकार का पौधा आपका होता है, ये तो तीनों आपके होते हैं अनावृत बीजी। इनको आप किस कैटेगरी में रखते हैं? इनको आप कैटेगरी में रखते हैं शैवाल, यानी एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये तीनों आपके बच्चों क्रिप्टोगैमस की कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? क्रिप्टोगैमस की कैटेगरी में। यानी कि पहले पौधों को 2 कैटेगरीज में रखा गया, क्रिप्टोगैमस और फिनेरोगैमस। उसके बाद ये तीनों आपके क्रिप्टोगैमस में आ गए और फिनेरोगैमस कैटेगरी में आपके आते हैं बच्चों जिम्नोस्पर्म्स और और 5वें तरीके का आपका आ गया जिसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो आपको पहले ये जानना है कि किस कैटेगरी के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। तो 5 प्रकार के पौधे इस संसार में पाए जा रहे हैं। पहली कैटेगरी आपकी हो गई शैवाल, दूसरे प्रकार के आपके हो गए ब्रायोफाइट्स, तीसरे प्रकार के आपके हो गए टेरिडोफाइट्स, चौथे प्रकार के हो गए आपके जिम्नोस्पर्म्स और 5वां प्रकार आपका हो गया एंजियोस्पर्म्स। अब हम देखेंगे कि ये जो है ये आपके आवृत बीजी पौधे, ठीक। इसमें एंजियोस्पर्म्स जो है वो आपके आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म्स को हम क्या कहते हैं? आवृत बीजी। और ये आपका होता है अनावृत बीजी, तो पहले हमको ये जानना है कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या चीज है, हमें क्या पढ़ना है बच्चों। तो हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कि जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का फ्यूजन होगा
और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद एक नई संतान का या नई संतति का या न्यू सेल का निर्माण होगा, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। लैंगिक जनन कैसा होता है? जिसमें आपके दो प्रकार के जननांगों की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं नर जननांग या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और मादा जननांग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इन दोनों ऑर्गन्स की सहायता से जिस प्रकार का जनन पाया जा रहा है पौधों में, वो आपका कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा चैप्टर का नाम है आपका फ्लावरिंग प्लांट्स। हम इस फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपको 5 तरीके के पौधे इस संसार में पाए जा रहे हैं, लेकिन उस किसी भी प्रकार के पौधों में, शैवाल में, ब्रायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में या जिम्नोस्पर्म्स में कभी भी आपका पुष्प नहीं आता है। लेकिन एक टाइप आपका है एंजियोस्पर्म, जिन्हें हम कहते हैं आवृत बीजी पौधे। तो इन एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है बच्चों कि उनके जीवन काल में एक ना एक बार पुष्प अवश्य बनता है। किसमें? एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स में इनमें क्या होता है आपका, उनके जीवन काल में एक ना एक बार पुष्प अवश्य बनता है। ठीक, यानी कि वो क्या होते हैं, उनको आप पुष्पीय पौधे या फ्लावरिंग प्लांट्स भी कह सकते हैं। तो आप इस चैप्टर को ये समझ सकते हैं कि जितने भी प्रकार के इस संसार में पुष्पीय पौधे पाए जा रहे हैं, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यानी लैंगिक जनन की प्रोसेस किस तरह से होती है, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। पुष्पीय पौधे, आवृतबीजी पौधे, और यही पौधे आपके क्या कहलाते हैं बच्चों? पुष्पीय पौधे। ये सब चीजें आपने 11th में पढ़ी हैं, केवल एक बार रिकॉल करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब लैंगिक जनन। इसका मतलब यह है कि आपके इनमें जो भी लैंगिक जनन अंग हैं, हमें उनके बारे में चर्चा करनी होगी, है ना। तो आपने जान लिया कि पुष्पीय पौधे जो हैं, ये अपने जीवन काल में एक ना एक बार पुष्प अवश्य बनाते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे आपको गुलाबी रंग का कोई गुड़हल का फूल दिख रहा है, इसमें भी आपको ये आपके देखिए, ये आपका जननांग दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपके जननांग दिखाई पड़ रहे हैं, ये है, और ये भी आपके जननांग है। ये भी आपका, ये पूरा पोर्शन आपका जननांग को दर्शा रहा है। इसमें आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये पोर्शन क्या है, इसके पीछे के कुछ पोर्शंस होते हैं, हम उनके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के बारे में हमें पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। अब कुछ स्क्रीन पे आपको पुष्प दिखाई पड़ रहे हैं, उस पुष्प को अगर आप ध्यान से देखें तो पुष्प के बीच में कुछ संरचनाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। जैसे कि आपको इस वाले में यहाँ पे ये देखिए, ये संरचना दिखाई पड़ रही है, इस पुष्प में यहाँ पे ये संरचना दिखाई पड़ रही है, इसमें यहाँ पे ये एक संरचना दिखाई पड़ रही है, इसमें भी आपको बीच में कुछ डार्क सा स्पेस दिखाई पड़ रहा है। आप इस पुष्प में देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई दे रही है। इन पुष्पों में भी आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, और इस पुष्प में भी आपको यहाँ पे कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही है। तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स, वो कैसे होते हैं बेटा? वही आपके लैंगिक जनन को दर्शाते हैं, एंजियोस्पर्म। इन पौधों को आप पुष्पीय पौधे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने पूरे जीवन काल में कभी ना कभी एक बार, चाहे एक बार या अनेक बार, पुष्प अवश्य बनाते हैं। तो अब पुष्प बनाते हैं तो पुष्प जो है वो आपका लैंगिक जनन का मेन पार्ट है, यानी वो
जो पुष्प है, पुष्प के ऊपर ही आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं। फ्लावर्स आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो फूल हैं वो लैंगिक जनन का हिस्सा बनते हैं। जो भी पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में फ्लावर्स जो हैं वो आपकी सहायता करते हैं। क्या करते हैं? लैंगिक जनन की प्रक्रिया में पुष्प सहायता करते हैं। क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। किस तरह से हेल्प करते हैं हमें ये जानना है। तो आप पुष्प के बारे में देख रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। जब भी आप लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे बच्चों, जब हम लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे, लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे, तो हम 3 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक? क्या? आपका प्री फर्टिलाइजेशन, फिर आपका आएगा फर्टिलाइजेशन, और आपका आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। लैंगिक जनन आपको सबको समझ में आ गया है। पहले चैप्टर में भी मैंने बता दिया है कि लैंगिक जनन का मतलब कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद एक नई संतति का जन्म हो जाएगा, नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? लैंगिक जनन कहलाएगी। ये कैसी प्रक्रिया है बच्चों? ये द्विजनकीय प्रक्रिया है। द्विजनकीय प्रक्रिया है, यानी कि इसमें माता और पिता दोनों भाग लेंगे, इसमें नर पौधा और मादा पौधा दोनों भाग लेंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया केवल ऐसे पौधों में हो सकती है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों पाए जाते हों। ठीक, इनको, इस लैंगिक जनन की प्रक्रिया को हम 3 भागों में बांट सकते हैं बच्चों। 3 भागों का मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के पहले का जो भी परिवर्तन है, यानी कि निषेचन के पहले का परिवर्तन, निषेचन से पहले उसमें कौन कौन सी संरचना बन रही है और कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, उसमें आपको उनमें शामिल होने वाली संरचनाओं के बारे में और क्रियाओं के बारे में बातचीत करनी है। ठीक, उसके बाद निषेचन के फलस्वरूप जब बन जाता है आपका जाइगोट, तो जाइगोट के बनने के बाद उसमें कौन कौन सी संरचना डेवलप हो रही है और कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, इनके बारे में हमें विस्तार से बात करनी है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लैंगिक जनन में आपको इन तीनों स्टेजेस के बारे में बात करनी होगी। प्री फर्टिलाइजेशन, जिसे आप कहते हैं निषेचन पूर्व, पूर्व निषेचन, निषेचन पूर्व प्रक्रियाएं, फिर आप बात करेंगे निषेचन की, और उसके बाद हम बात करेंगे निषेचन पश्च प्रक्रियाएं। निषेचन पश्च प्रक्रियाएं, अब स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में जानेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि निषेचन में कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से ऑर्गन्स पार्ट ले रहे हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहले उनके बारे में जानेंगे। फिर उन ऑर्गन्स के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम कैसे होती है ये प्रक्रिया उसके बारे में जानेंगे, और उसके बीच में आप लोगों को इन सब के बीच में क्या जानना है बच्चों? इनके स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, यानी कि संरचनाओं और क्रियाओं के बारे में जानना है। संरचनाओं और इवेंट्स यानी कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं उसके बारे में जानना है।
तो हम लोगों को क्या करना है, निषेचन पूर्व कौन कौन सी संरचनाएं हैं और उनमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है। इसमें लिखा है कि सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट इन डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रीमोर्डियम। अब इस लाइन का मतलब ये है कि बहुत सारे हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं जो आपके फ्लोरल प्रीमोर्डियम को बनाने में काम आते हैं। इसके बाद इसको आप तुरंत सोचना है कि ये फ्लोरल प्रीमोर्डियम क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना है बच्चों कि पुष्प क्या है। पुष्प आपका क्या है? अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज फ्लावर, तो आपको पहले ये जानना होगा कि पुष्प क्या है। देखिए, आप सबको पता है कि पौधे का, मान लीजिए ये है जमीन, बिल्कुल मैं बेस से बताऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। ठीक, पौधे के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं आपके, एक जमीन के अंदर होता है और दूसरा भाग होता है आपका जमीन के बाहर। ठीक, जमीन के नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं बच्चों? मूल, या इसी को हम कहते हैं रूट, जिसे आप जड़ कह सकते हैं अपनी साधारण भाषा में। ठीक, अब जमीन के ऊपर का जो भाग है, ये भाग, जमीन के ऊपर जो भी भाग पाया जा रहा है वो सारा भाग आपका क्या कहलाता है बच्चों? प्ररोह, यानी कि शूट। बहुत बेसिक सी चीज है, आप सबको पता है कि एक पौधा जो है उसमें दो तरीके का सिस्टम पाया जाता है। पहले सिस्टम को आप कहते हैं रूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र, और दूसरे सिस्टम को आप कहते हैं, मतलब अगर वर्गीकरण किया गया तो दो तरीके से कर, दो भागों में इसको बांट दिया गया। एक ऐसा जो जमीन के अंदर पाया जा रहा है और दूसरा ऐसा जो जमीन के बाहर पाया जा रहा है। जमीन के नीचे पाए जाने वाले भाग को हम कहते हैं रूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मूल कहते हैं। और जमीन के बाहर पाए जाने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? प्ररोह यानी शूट सिस्टम। ठीक, तो इसका मतलब फ्लावर जो है वो आपका क्या है? जमीन के बाहर उगता है। फ्लावर कभी भी मृदा के भीतर तो नहीं खिलता है ना। फ्लावर यानी पुष्प जो है वो हमेशा आपका जमीन के ऊपर की तरफ खिलता है, जो आपको दिखाई पड़ता है। यानी कि फ्लावर आपका एक शूट सिस्टम का ही पार्ट होगा, है ना। अब समझते हैं कि ये कैसे है। प्ररोह यानी शूट से ही आपकी क्या निकलती हैं बच्चों? इससे निकलती हैं आपकी शाखाएं। ठीक, शाखाएं, ये आपका हो गया तना, ये मान लीजिए आपका है तना। तो तना क्या है आपका? प्ररोह यानी शूट सिस्टम का पार्ट है। तने से ही आपकी निकलती हैं शाखाएं। शाखाएं क्या है बच्चों? ये भी आपका शूट सिस्टम का ही पार्ट है। अब शाखाओं पे ही आपके क्या निकलती है? पत्तियां निकलती हैं। तो पत्ती भी आपका क्या कह सकते हैं? ये भी आपका शूट सिस्टम का रूपांतरित प्ररोह है। पत्ती भी क्या है आपका? रूपांतरित प्ररोह है। और यहाँ पे एक्सिस पे एक छोटी सी पत्ती निकलती है, इसे हम कहते हैं सहपत्र या ब्रैक्ट। ठीक, ये क्या होता है? जब आपका फ्लावर बनने का स्टेज आता है, यानी कि जब आपका पौधा मैच्योर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ये तना क्या होता है बच्चों? ये आपका जो गांठ है इसको आप कहते हैं नोड्स यानी संधियां, और इन दो नोड्स के बीच की जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं इंटरनोड। उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। ठीक, अब पर्व और पर्व संधियों के बीच में थोड़ा स्पेस होता है। ठीक, तब जब फ्लावर डेवलप होने का टाइम होता है तो उस समय पे कुछ क्या होते हैं बच्चों? हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं पौधे के अंदर। ठीक, उसके बाद ही आपका फ्लावर का निर्माण होता है। तो कैसे होता है ये आप जानेंगे कि ये जो तना है, तने में नोड्स और इंटर नोड्स, दो नोड्स क्या होते हैं? आपस में थोड़ा करीब आ जाते हैं, यानी कि वो क्या हो जाते हैं? संघनित होने लगते हैं या कंडेंस्ड होने लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका
निर्माण हो जाता है फ्लोरल प्रिमोर्डियम का, और जिसको आप क्या कहते हैं, इसे ही आप पुष्पीय आद्यक कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, पुष्पीय आद्यक कहते हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लावर यानी पुष्प क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि पुष्प आपका प्ररोह का एक रूपांतरित भाग है। क्या कहेंगे कि प्ररोह का वो आपका एक रूपांतरित भाग है। अब आपको अगर केवल 5 पॉइंट्स में फ्लावर को बताना हो तो आप कह सकते हैं कि इट इज अ कंडेंस्ड शूट, यानी कि संघनित तना है। ठीक, फ्लावर बनता कैसे है, फ्लावर बनने की प्रक्रिया कैसे होती है, पहले तना संघनित होता है, यानी शूट जो है वो कंडेंस्ड हो जाता है। ठीक, मॉडिफाइड शूट प्रिमोर्डिया डेवलप्स फर्स्ट, यानी पहले इनटू फ्लोरल बड, यानी पहले वो कैसे कली में परिवर्तित हो जाता है, और कली में परिवर्तित होने के बाद फिर वो धीरे धीरे पुष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी कि पौधे का एक जनन अंग है। यानी कि जो पुष्प है वो पौधे के जनन अंग से लदा हुआ होता है। पुष्प क्या है, जननांग इन्हीं पुष्पों के ऊपर होते हैं। जो पौधे के जननांग हैं वो कहाँ होते हैं, पुष्प के ऊपर होते हैं। ठीक, अब इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्प क्रम जो है उसमें आपकी कलियां भी होती हैं और फूल भी होते हैं। तो हमें पहले ये जानना है कि पुष्प कैसे बनता है। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, शूट कंडेंस्ड हो जाता है। कंडेंस्ड शूट यानी कि आपका तना जो है वो संघनित होता है। ठीक, कौन कौन से स्टेप के बाद पुष्प बन के तैयार होता है ये हमें देखना है। संघनित तना, ठीक, ये किस फिर रूप में कन्वर्ट होता है, फिर ये आपका यहाँ पे एक्सिल ऑफ लीफ, ये एक्सिल ऑफ लीफ बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, आपके पुष्पीय कक्ष बनाते हैं, यानी पत्ती के कक्ष पे आपका एक छोटी सी पत्ती बन जाती है। एक्सिल ऑफ लीफ, एक्सिल ऑफ लीफ। उसके बाद आपका क्या बनता है बच्चों, उसके बाद आपका बनता है फ्लोरल प्रिमोर्डियम। फ्लोरल प्रिमोर्डियम का मतलब, थोड़ा सा यहाँ इरेज करेंगे, इसके बारे में हम जान चुके हैं कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं हम पढ़ेंगे, तो इधर थोड़ा सा इरेज करती हूं मैं। क्या करेंगे बच्चों, एक्सिल ऑफ लीफ के बाद ये कन्वर्ट होगा आपका फ्लोरल प्रिमोर्डियम में। फ्लोरल प्रिमोर्डियम, जिसे हम कहते हैं पुष्पीय आद्यक। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पुष्पीय आद्यक कहते हैं। आद्य, देखिए कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो बच्चों शब्दों को अगर आप तोड़ देते हैं तो आधे से ज्यादा आपको उसका शब्द का मीनिंग समझ में आ जाएगा। फ्लोरल प्रिमोर्डियम यानी कि पुष्पीय आद्यक, यानी कि पुष्प की जो प्राइमरी संरचना है उसे आप क्या कहते हैं, फ्लोरल प्रिमोर्डियम या पुष्पीय आद्यक कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये कन्वर्ट होता है आपका फ्लोरल बड में। फ्लोरल बड में यानी कि पुष्पीय कली में। मतलब कोई भी पुष्प अगर हो रहा है बच्चों, पुष्प अगर कोई भी निकल रहा है, कोई भी फूल निकल रहा है, तो आप सबको पता है कि फूल से पहले क्या आती है, कली आती है। यानी कि मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी वाला टाइम है तब आपका पुष्प खिलता है, और उसके जस्ट पहले जिसको वेजिटेटिव फेज के स्टार्टिंग में क्या होता है, फ्लोरल बड यानी पुष्पीय कली का निर्माण हो जाता है। और इस पुष्पीय कली के निर्माण से फिर हमको क्या मिलता है बच्चों, फ्लावर यानी कि पुष्प मिल जाता है। क्या बन जाता है आपका, पौधे पर पुष्प का निर्माण हो जाता है। तो क्या अब आप ये कह सकते हैं कि पुष्प जो है वो रूपांतरित प्ररोह का एक भाग है। आप उसको कह सकते हैं कि संघनित तने का रूपांतरित प्ररोह को संघनित तने के रूप में कन्वर्ट होके वो एक्सिल ऑफ लीफ से
फ्लोरल प्रीमोर्डियम यानी पुष्पीय आद्यक का निर्माण करता है, जिसपे आपकी पुष्पीय कली बनती है और पुष्पीय कली ही आपका पुष्प के रूप में डेवलप हो जाती है। तो अब इतना क्लियर समझ में आ गया आपको कि पुष्प बनता कैसे है, ये जान लिया आपने। इसमें क्या होते हैं, पुष्पक्रम होते हैं, यानी पुष्प भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के, हर पुष्प में पुष्पक्रम पाया जाता है और वो क्या करते हैं, पुष्पक्रम आपके पुष्पीय कली को बेयर करते हैं, यानी पुष्पक्रम पे आपकी पुष्पीय कली लगी हुई होती है। तो इतना आपको समझ में आ गया। ये है आपका प्री फर्टिलाइजेशन संरचनाओं और क्रियाओं के बारे में आपको अध्ययन करना है। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये आपका है एक पुष्प, एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है ये, जिसमें आपका क्या क्या है बच्चों, ये है आपका, देखिए ये आपका, अब मैं अलग से अगर बनाऊं, ये चित्र आपका बना बनाया दिख रहा है, इसमें आपका मैं अगर इस तरह से बनाऊं, आप किसी को अगर कोई फ्लावर देते हैं, ठीक, कोई फ्लावर देते हैं तो किस चीज से पकड़ के देते हैं बच्चों, अगर आप किसी को फ्लावर दे रहे हैं तो फ्लावर को पकड़ने के लिए आपको कोई चीज को पकड़ते हैं ना, जिससे आप फ्लावर को पकड़ाते हैं, ये आपका कहलाता है डंठल, यानी इसी को हम कहते हैं बच्चों स्टॉक। यानी कि सिंपल कहेंगे कि फूल की डंडी को आप स्टॉक कहते हैं, ठीक। अब स्टॉक जो है उसके ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये फूला हुआ भाग होता है, ये फूला हुआ भाग होता है, फूला हुआ भाग, वो क्या कहलाता है बच्चों, ये फूला हुआ भाग आपका कहलाता है रिसेप्टिकल, और रिसेप्टिकल के ऊपर आपका होता है थैलेमस, ठीक। फूला हुआ भाग जो है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं पुष्प आसन। देखिए आप कहीं जाते हैं तो बोला जाता है आसन ग्रहण कीजिए। आसन ग्रहण करने के लिए मतलब ये है कि आप जिस जगह पे बैठ रहे हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, आसन कहते हैं। तो पुष्प आसन को अगर आप तोड़ देते हैं दो भागों में तो आपका क्या हो जाता है, पुष्प का आसन, पुष्प का आसन, यानी ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहां पे आपका पुष्प बैठा हुआ है वो आपका कहलाता है पुष्प आसन, ठीक। इतना क्लियर समझ में आ गया आपको। उसके बाद इस पर एक इस तरीके की फ्लास्क नुमा संरचना होती है, ऐसे आपकी फ्लास्क नुमा संरचना होती है, ठीक। उस पर आपकी इस तरह से एक फ्लास्क नुमा संरचना होती है, और इस संरचना को हम क्या कहते हैं बच्चों, आप इसमें देखिए जो चित्र है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, उस फ्लास्क नुमा संरचना को, इस पूरे भाग को आप क्या कहते हैं, इस पूरे भाग को कहते हैं गाइनीशियम, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं जायांग। जायांग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कैसे लिखते हैं उसको, लिखने का तरीका है ये इसका साइन होगा, जहां पे ये लिखा गया तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो मादा जननांग की यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात हो रही है, ठीक। आप देख रहे हैं उस पे कुछ इस तरीके की संरचनाएं दिखाई निकल रही हैं, कुछ इस तरीके की संरचनाएं निकल रही हैं, ठीक। ये संरचना क्या है आपकी, ये संरचना जो आपकी दिखाई पड़ रही है ये संरचना है आपकी एंड्रोशियम। क्या है आपकी, ये संरचना है आपकी एंड्रोशियम, जिसे हम कहते हैं पुमंग, पुमंग, ठीक। अब आप टिपिकल फ्लावर में देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये है आपका स्टॉक, जिसे मैंने डंठल बताया आपको, ये है आपका रिसेप्टिकल और थैलेमस, फिर आपका उसके ऊपर एक छोटी छोटी सी ग्रीन कलर की पत्तियां दिखाई पड़ती हैं, ठीक। ये ग्रीन कलर की पत्तियां, ये आपका कहलाता है बच्चों सेपल, जिसे ग्रुप में हम क्या कहते हैं, इसको ग्रुप में हम कहते हैं कैलिक्स, यानी सेपल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, कैलिक्स कहा जाता है। अब ये कह सकते हैं कि कैलिक्स की जो इकाई होती है वो आपका अगर एक छोटी सी पत्ती है तो वो सेपल कहलाती है, और ग्रुप ऑफ सेपल्स आपका क्या कहलाता है,
कैलिक्स कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया। इसके ऊपर दो भागों के बारे में हमने यहां चर्चा करी। ये आपका कहलाता है एंड्रोशियम, यानी कि पुमंग। ठीक, अब क्योंकि मैंने दो को एक साथ ले लिया तो ये आपका पुमंग कहलाएगा। लेकिन जब हम केवल एक की बात करेंगे, जब हम केवल एक इस वाले पार्ट की बात करेंगे, तो इसकी एंड्रोशियम की इकाई क्या कहलाती है बच्चों? यानी जब हम सिंगुलर की बात करेंगे तब वो आपका कहलाता है पुंकेसर, यानी कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, जिसका निशान दर्शाने का क्या है बच्चों? ये हम इस तरह से इसको लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जायांग पे स्त्री केसर की संख्या आपको 2 दिखाई पड़ रही है, तो यानी कि गायनीशियम, इसको क्या कहते हैं? इसकी इकाई को, गायनीशियम की इकाई को हम क्या कहते हैं? गायनीशियम की इकाई, यानी उसकी यूनिट क्या कहलाती है बच्चों? उसकी यूनिट आपका कहलाती है स्त्री केसर। यानी एक पुष्प पे एक से ज्यादा पुंकेसर हो सकते हैं। हर अलग अलग पुष्प में पुंकेसरों की संख्या अलग अलग होती है और हर अलग पुष्प पे स्त्री केसर की संख्या भी अलग अलग हो सकती है। ठीक, लेकिन उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम और गायनीशियम कहते हैं। ठीक, कोरोला, कोरोला क्या है आपका? जब यहाँ पे कुछ इस तरीके की सुंदर संरचना आई जो बिल्कुल चटक रंग में है, ये चटक रंग की आपकी संरचना जो है ये आपका कहलाता है दल पुंज, यानी दलों का पुंज, यानी कि ग्रुप ऑफ पेटल्स। क्या कहलाता है आपका? ग्रुप ऑफ पेटल्स। और पेटल को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? दल कहते हैं। तो पेटल्स के ग्रुप को हम कहते हैं दल पुंज। ठीक, अब एकदम आपको स्ट्रक्चर मैंने बना के भी बता दिया, सामने लगा हुआ भी है। आप देख रहे हैं इसमें 2 भाग, पौधे के 4 भाग हो गए, यानी 4 चक्र पाए जा रहे हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इज कैलिक्स, नंबर 2 इज कोरोला, यानी कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, एंड्रोशियम एंड गायनीशियम, यानी कि पुमंग और जायांग। अब मैंने आपको बता दिया कि ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनीशियम ये आपके हैं बच्चों बहुवचन। बहुवचन में इन्हीं शब्दों का प्रयोग होगा। लेकिन जब हम इनके यूनिट्स की बात करते हैं, जब हम इनके इकाइयों की बात करते हैं, तो कैलिक्स आपका, कैलिक्स की इकाई है आपका सेपल, जिसे आप कहते हैं बाह्य दल, बाह्य दल। ठीक, कोरोला की इकाई है आपका पेटल, जिसे हम कहते हैं दल, यानी दल का समूह आपका कहलाता है दल पुंज, और बाह्य दल का समूह आपका कहलाता है बाह्य दल पुंज। ये हैं आपके दोनों सहायक चक्र जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं और लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया को आसान बनाने में सहायता करते हैं। लेकिन ये लैंगिक प्रजनन में पार्ट नहीं लेते, इसलिए ये सहायक चक्र कहलाते हैं। हमें मेन इस चैप्टर में बात करनी है बच्चों इन 2 चक्रों के बारे में। हमें केवल इन पार्ट्स के बारे में मेन बात करनी है, जिसपे आपके जननांगों की बात होगी। तो इसमें आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो आपका कहलाता है, ये जो निशान आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका स्टेमेन। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। ठीक है, जिसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कह सकते हैं। उसके बाद हम मादा जननांग की बात करते हैं, तो मादा जननांग जिसकी इकाई को हम स्त्री केसर कहते हैं और कलेक्टिवली हम इसको गायनीशियम कहते हैं। ठीक, अब पहले एक जनरल सा हम जानेंगे कि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये 2 भाग से मिलकर के बना होता है, एंथर और फिलामेंट। लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये आपका बच्चों, आप इसको SSO और AF से लर्न कर सकते हैं। आपका ये जो ऊपर वाला भाग है ये आपका कहलाता है स्टिग्मा। ठीक,
बीच वाला भाग आपका कहलाता है स्टाइल, और नीचे वाला ये वाला भाग आपका कहलाता है ओवरी, और ओवरी के अंदर आपका होता है बीजांड, जिसे हम कहते हैं ओव्यूल। ठीक, यानी कि अंडाशय और ओव्यूल का मतलब आपका बीजांड। तो पहले पुष्प की संरचना आप घर पे आप उसको तोड़ के अपने किसी भी गुड़हल के पुष्प को लेके आप बहुत इजीली इसको डिसेक्शन करके देख सकते हैं कि पुष्पों में ये संरचनाएं किस तरह से पाई जा रही हैं और किस तरह से इसकी कैसे ये पुष्प पे बैठा हुआ है ना, पुष्प अपने आसन पे किस प्रकार से बैठा हुआ है, उस अरेंजमेंट के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर आपका कंप्लीट है। अब बच्चों इसमें आपको जो स्टॉक का ये सीड्स है, इसे ही हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। ये आपका एक मिसिंग था, थैलेमस कहते हैं फूले हुए भाग को। और उसके बाद एंड्रोशियम को पुमंग और जायांग, ये दोनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ठीक, हम बात करेंगे एंड्रोशियम की, हम बात करेंगे बच्चों एंड्रोशियम यानी कि पुमंग के बारे में। ठीक, जो आपका क्या है, नर जननांग है। ठीक, हमें मेन इसके बारे में बात करना है। इट इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है आपका पुष्प का। क्या है, नर जननांग। इसको कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ व्हर्ल ऑफ स्टेमेंस, यानी कि ये आपके पुंकेसरों का एक चक्र होता है। देयर नंबर एंड लेंथ आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज, इन डिफरेंट स्पीसीज यानी अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग जातियों में पुंकेसरों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक, जैसे कि आप कभी बात करेंगे तो सरसों में पुंकेसर की संख्या आपकी 6 होती है और टमाटर में पुंकेसर की संख्या आपकी 5 होती है। मैं गुड़हल के पुष्प की बात करूं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, तो उसमें आपकी पुंकेसरों की संख्या अनंत होती है। इसकी संख्या जो है वो आपकी सरसों ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस में, इसमें पुंकेसरों की संख्या आपकी 6 होती है। हम टमाटर के पौधे की बात करेंगे तो इसमें पुंकेसर की संख्या आपकी 5 होती है। और हम गुड़हल की बात करेंगे तो इसमें आपकी पुंकेसर की संख्या होती है अनंत, इसमें आपकी पुंकेसर की संख्या अनंत होती है। मतलब कहने का ये है कि अलग अलग स्पीसीज के पौधों में पुंकेसरों की संख्या अलग अलग होती है। पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन, यानी कि पुंकेसर के कितने भाग होते हैं। पहला भाग है आपका फिलामेंट और दूसरा भाग है आपका एंथर, यानी कि पुतंतु और पराग कोश। फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, तंतु, और एंथर को हम कहते हैं पराग कोश। ठीक, इसके बारे में हम ब्रीफ में जानेंगे। आज का सेशन का टाइम खत्म हो गया है बच्चों, तो हम अगली क्लास में एंड्रोशियम की संरचना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि एंड्रोशियम कितने भाग से बना होता है। हमको चर्चा करना है इस वाले पार्ट के बारे में कि एंड्रोशियम कितने भाग से मिलके बना होता है, और एंड्रोशियम का जो मेन पार्ट है आपका एंथर, इस एंथर के बारे में हमें चर्चा करनी है कि इसके अंदर कौन कौन सी संरचना है, कैसे कैसे बनती है और कैसे वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, कैसे पार्ट लेती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे बच्चों। आज की क्लास में हम लोगों ने पुष्प की संरचना के बारे में बहुत अच्छी तरह से जाना। अगले सेशन में हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में जानेंगे, यानी कि नर जननांग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि एंथर कितने पार्ट्स से मिलकर के बना होता है और एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। मेन हमें चर्चा इस चैप्टर में उसके बारे में करनी है। अभी छोटी क्लासेस में आप लोग केवल ये देखते थे कि पुंकेसर कितने होते हैं, किस प्रकार का होता है, लेकिन हमें अब पुंकेसर के अंदर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करनी है। यानी कि आप क्लास 12th में हैं तो आपको सरल से सरल आप पढ़ के आ गए और कठिन के बारे में अभी आपको चर्चा करनी है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।